नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित बंसल। आप सभी का मैं इस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम्स विद अनअकैडमी। इससे पहले हम टॉपिक की शुरुआत करें, एक बार मेरे बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में हम जान लेते हैं। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, 7 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस आईएएस आरएएस के स्टूडेंट्स को पढ़ाने का। मेरे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन है आईआर, इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान कला संस्कृति। कई मेरे स्टूडेंट आरएएस में पहले से सेलेक्ट हो गए हैं, अब आपकी बारी है। 7 बार मुझे आरएएस और आईएएस की कुल मिलाकर मुख्य परीक्षा देने का अनुभव रहा है। इसमें से 5 बार आईएएस की और 2 बार आरएएस की मुख्य परीक्षा देने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। आप लोगों में से जो अभी मुझे देख रहे हैं, कई बच्चे पहले से मुझे जानते होंगे और कई बच्चे अभी मुझसे नई तरह से जुड़ रहे होंगे। आप अनअकैडमी का प्लस कोर्स सब्सक्रिप्शन लें और उसके साथ उसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हम लंबे समय तक प्रिपरेशन में आपका योगदान देंगे और किस प्रकार से उस प्लस कोर्स को आपको परचेज करना है वो हम आपको थोड़ा सा गाइड कर देते हैं। क्रैक आरपीएससी विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है और इसे आप किस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हैं वो एक बहुत आसान प्रोसेस है। आपको अनअकैडमी की लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर में आपको गेट सब्सक्रिप्शन करके आपको मिलेगा एक ऑप्शन। इस सब्सक्रिप्शन के क्या फायदे हैं हम एक बार उनकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें आपको सबसे पहले मिलता है डेली लाइव क्लासेस। ये क्लासेस दोस्तों लाइव होती हैं, ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस आपको मिलती हैं। इस लाइव क्लासेस से फायदे होते हैं कि आप टीचर्स के साथ में, जैसे मेरे साथ में, आप डिस्कशन कर सकते हैं। क्लासेस के दौरान आपके डाउट्स आते हैं, उन डाउट्स को आप हमसे पूछ सकते हैं। आपको एक चैट बॉक्स यहाँ पर मिलता है, उस चैट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे वो डाउट्स पूछ सकते हैं। यहाँ पर लाइव टेस्ट होते हैं, क्विजेज होती हैं, जैसे कि प्री की परीक्षा के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, क्विज की प्रैक्टिस करनी होती है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होती है। यहाँ पर बहुत सारे क्विज होते हैं, अलग से उनकी क्लासेस भी होती हैं और आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इससे आपकी प्रिपरेशन सही स्टेप्स के साथ चलते रहती है। और साथ में मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लेखन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर आपको वो सारे टेस्ट यहाँ पर मिल जाते हैं। अगर आप हमसे जुड़ते हैं बंसल 10 कोड के थ्रू तो आप हमसे उन आंसर्स का इवेल्यूशन करवा सकते हैं। अभी हम आपको थोड़ी देर में उसके बारे में भी गाइड करेंगे। अनअकैडमी का ये कोर्स पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, अर्थात गुथा हुआ कोर्स है। यहाँ पर कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है, आपको सारा कोर्स एकदम पैकेज के रूप में यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा कई सारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज के एक्सेस भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। कई बार हमसे बच्चे पूछते हैं कि सर कौन सा कोर्स परचेज करें, वहां पर कई सारे ऑप्शंस दिखाते हैं। इस तरह से आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन बच्चों आप अगर आरएएस और आरएएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन दोनों कोर्स में से ही एक चूज करना है। ये 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लो या फिर 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लो। इससे छोटे कम ड्यूरेशन के आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको वैसे भी वो बहुत कॉस्टली पड़ते हैं और दूसरा आपके यूजफुल भी नहीं होंगे वो। तो क्योंकि आरएएस की प्रिपरेशन में 1 साल का समय कम से कम लगता है और उसके अलावा हाई कोर्ट वगैरह के कारण रिट लग जाती हैं और आरएएस का एग्जाम पोस्टपोन्ड अधिक होता है, तो वैकेंसीज भी नहीं आ पाती हैं। तो इसलिए भी आरएएस के एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो 1 साल का या 2 साल का कोर्स आपको लेना है। 1 साल का कोर्स 7,000 रुपये है और अगर आप इस बंसल 10 कोड का BANSAL10, ये मेरा ही कोड है, बंसल मेरा सरनेम और 10 मतलब 10% डिस्काउंट। अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, वहां पर प्रोमो कोड है ये, इस कोड का अगर आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा और ये वाला जो कोर्स है आपको 6,300 रुपये में ही मिल जाएगा और 24 महीने का कोर्स 7,560 रुपये में मिल जाएगा। 10% का डिस्काउंट हो जाएगा आपको। इस प्रकार ये कोड आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। BANSAL10 बंसल 10, इस कोड का आप यूज जरूर करें। इस कोड को याद कर लें, लिख लें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेने वाले हैं अनअकैडमी पर। इस कोड से एक तो आपको 10% डिस्काउंट मिल रहा है और दूसरा बेनिफिट ये भी होगा कि आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। आप हमारी ऐप के थ्रू संवाद कर सकेंगे, आपके जो डाउट्स होंगे वो अलग से पर्सनली हम हैंडल कर सकेंगे, आपके आंसर्स का इवेल्यूशन कर सकेंगे, आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे। तो इसीलिए आपको ये कोड बंसल 10 अच्छे से याद कर लेना है और अपनी नोटबुक में भी लिख के रख लो और जब सब्सक्राइब करने जाओगे तब उस समय पर इस कोड को अप्लाई कर देना। इससे डबल बेनिफिट होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने ये कोड याद कर लिया होगा। और ये 24 महीने का कोर्स हमने आपको बता दिया कि ये 24 महीने का कोर्स आप ज्वाइन करेंगे सबसे बेटर रहेगा। और अगर नहीं कर पा रहे हैं ये कोर्स तो आप कम से कम 12 महीने का कोर्स तो ज्वाइन कीजिए और उसमें इस बंसल 10 कोड का प्रयोग आपको करना है। ये बात समझ में आ गई। अब हम टॉपिक पर आते हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं, भारत चीन संबंध। भारत चीन संबंध से प्रश्न हमेशा ही आरएएस के परीक्षा में पूछा जाता रहा है और पूछा जाता रहेगा क्योंकि ये संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक वजह तो यह है कि हमेशा ट्रेडिशनल रूप से आरएएस की परीक्षा में भारत चीन संबंध से प्रश्न पूछा गया है
और आने वाली परीक्षा में भारत चीन संबंध से प्रश्न पूछना एकदम पक्का हो गया है, क्योंकि अभी हाल में एक विवाद भी आप लोगों को देखने को मिला है। लद्दाख की सीमा पर एलएसी को लेकर एक विवाद हुआ है, एक झील में एक, और उसके अलावा कुछ घाटियों में भी भारतीय और चीन की सेना के मध्य कुछ क्लैशेस देखने को मिले हैं। इस कारण भारत चीन संबंध बहुत ही लाइव हो गए हैं और करंट की दृष्टिकोण से एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत चीन संबंध कटु है या मृदु है, तो आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, बहुत जल्दीबाजी में जवाब नहीं देना है। आप सीधे नहीं कह सकते कि क्लैशेज हुए हैं और ये कटु संबंध है। देखिए, कुछ संबंध हमारे मृदु हैं और कुछ संबंध कटु हैं, और इन सारे संबंधों का एनालिसिस करने के बाद ही हम निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि ये संबंध कटु है या मृदु है। तो हम कह सकते हैं कि कुछ संबंध हमारे कटु होंगे। वो कौन से कटु होंगे हम थोड़ी देर में देखेंगे। कौन से संबंध ऐसे हैं जो मृदु संबंध हैं, और उन सब का एनालिसिस करने के बाद में हम निष्कर्ष पर देंगे। और जब भी निष्कर्ष पर आएंगे तो हम कुछ इस तरह का निष्कर्ष देंगे जो हमारे एग्जाम के हिसाब से एक मॉडरेट निष्कर्ष हो, सकारात्मक निष्कर्ष हो। कभी भी हमें नकारात्मकता की फीलिंग हमारे आंसर्स में नहीं लेकर आनी है। भारत चीन सीमा, सबसे पहले हम इसे देख लेते हैं कि भारत चीन सीमा किस प्रकार की है। क्या आप बता सकते हैं कि भारत के कितने राज्यों से चीन की सीमा मिलती है? भारत की, देखिए, भारत चीन के साथ में दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, सेकंड हाईएस्ट, दूसरी सबसे लंबी सीमा। सबसे पहली लंबी सीमा रेखा बनाता है भारत बांग्लादेश के साथ में, और दूसरी लंबी सीमा बनाता है चीन के साथ में। और चीन के साथ में यह सीमा आप इस नक्शे में देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश, ये चीन, और इधर भारत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर सिक्किम, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार 4 राज्यों के साथ में भारत और चीन की सीमा बन रही है, और एक केंद्र शासित प्रदेश। गलती मत करना बच्चों, अगर जल्दीबाजी में आंसर दोगे गलत हो जाएगा। अगर प्री में प्रश्न पूछा जाए कि चीन भारत की कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है, आप जल्दीबाजी में 5 राज्य मत कर देना। जम्मू कश्मीर अब एक राज्य नहीं रह गया है, ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया है, और लद्दाख वो केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ में सीमा बना रहा है। अगर प्रश्न पूछता है कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ में चीन सीमा बना रहा है, तो 5 ऐसे राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनमें से एक केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और 4 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है कि 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ में चीन सीमा रेखा बना रहा है। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि यह सीमा रेखा हमारी दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा है। पहली सबसे लंबी सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ हम बनाते हैं। अब हम भारत और चीन के मध्य होने वाले सीमा विवाद की चर्चा करते हैं। जब दोस्तों चीन और भारत के बीच के सीमा विवाद की चर्चा करते हैं, तो हम इस पूरी सीमा रेखा को, जो हमने देखा अभी एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों से गुजर रही है, इस पूरी सीमा रेखा को हम 3 हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं। 3 हिस्सों में हम विभाजित करते हैं, और 3 हिस्से होते हैं। पहला, पश्चिमी सीमा रेखा, पश्चिमी सीमा रेखा। दूसरा होता है मध्यवर्ती सीमा रेखा, और तीसरा होता है पूर्वी सीमा, अर्थात वेस्टर्न बॉर्डर, द मिडिल बॉर्डर एंड द ईस्टर्न बॉर्डर। मतलब पश्चिमी सीमा रेखा, मध्यवर्ती सीमा रेखा और पूर्वी सीमा रेखा। पश्चिमी सीमा रेखा की जब हम बात करते हैं तो हम जम्मू कश्मीर को इसमें रखते हैं। हालांकि अब हम जम्मू कश्मीर नहीं बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि इसमें हम लद्दाख को रखते हैं। लद्दाख के साथ जो सीमा चीन बनाता है उसे हम पश्चिमी सीमा रेखा की संज्ञा देते हैं। मध्यवर्ती सीमा रेखा की जब बात होती है तो हम इसमें 3 राज्यों के साथ होने वाली सीमा रेखा की चर्चा करते हैं, एक हिमाचल प्रदेश, एक उत्तराखंड और एक सिक्किम। इन 3 राज्यों के साथ जो सीमा बन रही है उसे हम मध्यवर्ती सीमा रेखा कहते हैं, और पूर्वी सीमा रेखा में हम अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बन रही है उसे रखते हैं। तो इस प्रकार हमने पूरी सीमा रेखा को 3 हिस्सों में विभाजित कर लिया। पश्चिमी सीमा रेखा, उसमें हमने लद्दाख वाले क्षेत्र को रखा। मध्यवर्ती सीमा रेखा, उसमें हमने 3 राज्यों के साथ होने वाली सीमा को रखा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम। और तीसरे हिस्से में हमने पूर्वी सीमा रेखा को विभाजित, तीसरे हिस्से के रूप में हमने पूर्वी सीमा रेखा बनाई, और उसे हमने अरुणाचल प्रदेश को उसमें रखा। अब हम एक एक करके देखते हैं कि इन सीमा रेखाओं को लेकर विवाद क्या है। देखिए, ये पूरा की पूरा सीमा विवाद वाला जो इशू है, ये अभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना और सारा कुछ समझ में आ जाएगा। अभी सबसे पहले हम लद्दाख वाले एरिया में आते हैं। लद्दाख अर्थात पश्चिमी सीमा रेखा की हम जो बात कर रहे हैं वो ये वाला क्षेत्र है।
इस क्षेत्र में सीमा रेखा को दो विवाद हैं, सीमा रेखा से रिलेटेड दो विवाद हैं। देखिए आपको इस मैप में ये वाला एक क्षेत्र दिख रहा है, हम कलर चेंज कर लेते हैं पेन का जिससे आपको अच्छे से दिखाई देगा। ये वाला एक क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा, जम्मू कश्मीर के जस्ट ऊपर ये वाला जो क्षेत्र है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जो 1947 के समय 1947-48 के समय पाकिस्तान ने भारत से अधिग्रहित कर लिया था। पाकिस्तान ने भारत से अधिग्रहित कर लिया था और 1963 में 1963 में पाकिस्तान ने यह क्षेत्र चीन को दे दिया था, चीन को गिफ्ट के रूप में दे दिया था। अर्थात ये वो क्षेत्र है जो भारत का क्षेत्र है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे पीओके के रूप में अधिग्रहित कर लिया था, पाक अधिकृत कश्मीर के रूप में अधिग्रहित कर लिया था और बाद में इसे चीन को गिफ्ट दे दिया था। कब? 1963 में। तो इस प्रकार ये कैसा क्षेत्र है जो भारत क्लेम करता है लेकिन वर्तमान में चीन के पास है। ये इस प्रकार का क्षेत्र, एरिया सीडेड बाय पाकिस्तान टू चाइना एंड क्लेम्ड बाय इंडिया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वो क्षेत्र है जो काराकोरम की पहाड़ियों के नजदीक है, इसलिए इसको काराकोरम क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है, या ज्यादा बेहतर शब्द में बोलूं तो ट्रांस काराकोरम, ट्रांस काराकोरम क्षेत्र, ट्रांस काराकोरम क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। और इसके पास में एक नदी घाटी है, शक्सगाम नदी घाटी, इसलिए इसको शक्सगाम नदी घाटी क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार इसके दो नाम हुए, एक ट्रांस काराकोरम क्षेत्र और एक शक्सगाम नदी घाटी क्षेत्र। इस प्रकार ये वो क्षेत्र है जो वर्तमान में चीन ने कब्जा किया हुआ है, जिस पर वर्तमान में चीन ने कब्जा किया हुआ है और इसे भारत अपना क्षेत्र बताता है। 10,000 किलोमीटर के आसपास, 10,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का ये क्षेत्र है, इसको भारत अपना बताता है। एक विवाद का विषय ये हुआ लद्दाख के अंदर, और दूसरा विवाद का विषय हुआ ये एक दूसरा क्षेत्र आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये पिंक कलर में, यहां पर ये वाला, ये पूरा की पूरा क्षेत्र वो क्षेत्र है जो 1962 में जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था, 1962 में भारत और चीन के युद्ध के बाद चीन ने भारत से ये हिस्सा कब्जा अधिग्रहित कर लिया था। तो एक प्रकार से ये हिस्सा वर्तमान में चीन के पास है, चीन ने इसे कब्जा किया हुआ है और है किसका ये हिस्सा? भारत का। तो ये बात समझ में आई होगी। और इसे चीन कहता है अक्साई चीन, ये एक अक्साई चीन का हिस्सा है, अक्साई चीन। चीन कहता है कि ये अक्साई चीन के नाम से जाना जाएगा और ये हिस्सा चीन का ही है। और इन दोनों के बीच में एक रेखा आप लोगों को दिख रही होगी, ये वाली रेखा, इसे कहा जाता है LAC। इस रेखा के बारे में अभी हम आगे चर्चा करने वाले हैं, LAC। और इस रेखा को लेकर ही अभी वर्तमान में विवाद होने लगे हैं, इस रेखा से संबंधित ही विवाद सामने आए हैं। इन विवादों की चर्चा हम थोड़ी देर में करने वाले हैं। अभी आपको इतना आइडिया लग गया होगा कि लद्दाख में दो क्षेत्रों को लेकर विवाद है, एक है शक्सगाम नदी क्षेत्र या ट्रांस काराकोरम क्षेत्र, और दूसरा है अक्साई चीन का क्षेत्र। अक्साई चीन का क्षेत्र 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया था और 1963 में ट्रांस काराकोरम का जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान ने चीन को प्रदान कर दिया था। इस प्रकार ये दोनों ही क्षेत्र वो हैं जो भारत के हैं लेकिन वर्तमान में चीन के कब्जे में है। इस प्रकार लद्दाख वाले क्षेत्र का या पश्चिमी सीमा का ये विवाद रहा। दूसरा है मध्यवर्ती सीमा रेखा। इसमें हमने बताया आपको कि तीन क्षेत्र ऐसे हैं जो मध्यवर्ती सीमा रेखा में माने जाते हैं, हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का और सिक्किम का। अगर पूरी तीनों तरह की सीमा रेखाओं की बात की जाए, पश्चिमी, मध्यवर्ती और पूर्वी सीमा रेखा, तो मध्यवर्ती सीमा रेखा वो है जहां पर निम्नतम स्तर के विवाद हैं। पश्चिमी सीमा रेखा और पूर्वी सीमा रेखा पर अत्यधिक विवाद हैं, लेकिन मध्यवर्ती जो सीमा रेखा है वहां पर निम्न स्तर के विवाद हैं। ऐसा सच कोई खास बड़े विवाद भी नहीं है अगर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की बात की जाए तो। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है, शिपकीला दर्रा, शिपकीला दर्रा। ये दर्रा वर्तमान में भारत के कब्जे में है और ये है कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के अंदर ये शिपकीला दर्रा है और हिमाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न अंग है। इस प्रकार शिपकीला दर्रा अभी भारत के कंट्रोल में है, लेकिन चाइना इस दर्रे को अपना हिस्सा बताता है। इस प्रकार इस पर एक डिस्प्यूट बना हुआ है, एक विवाद बना हुआ है। दूसरा, उत्तराखंड में नेलांग
नेलांग का क्षेत्र ऐसा है उत्तराखंड में जिसे चीन अपना हिस्सा बताता है, जबकि वो अभी वर्तमान में भारत के कब्जे में है। तो इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में शिपकीला दर्रा और उत्तराखंड में नेलांग, ये दो क्षेत्र हैं जिनको लेकर विवाद है, लेकिन अभी वर्तमान में ये दोनों हिस्से भारत के कंट्रोल में। तीसरी जो राज्य आता है इस मध्यवर्ती सीमा के अंदर, वो है सिक्किम। सिक्किम को लेकर ऐसा सच कोई विवाद नहीं है। चीन सिक्किम को अपना हिस्सा नहीं बताता है। देखिए, सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हुआ था। सिक्किम पहले एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। 1975 में सिक्किम भारत में शामिल हुआ था। उसने भारत की सदस्यता ग्रहण करी थी और वो भारत का एक राज्य बन गया। पहले केंद्र शासित प्रदेश बना, प्रोटेक्टेड स्टेट बना, और उसके बाद में वो राज्य का उसको दर्जा मिल गया। आप इतना समझे कि 1975 में सिक्किम भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। लेकिन डिस्प्यूट ये है कि चीन इसे अभी भी भारत का हिस्सा नहीं बताता है। चीन अपने जब नक्शे जारी करता है, अपने जब मानचित्र जारी करता है, तो सिक्किम को अभी भी एक अलग राष्ट्र के रूप में दर्शाता है। तो ये विवाद का विषय है कि क्यों चीन सिक्किम को, क्योंकि सिक्किम भी खुद स्वयं सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया था और इसमें लेकर कोई विवाद भी नहीं है, लेकिन चीन के जो वर्तमान मानचित्र हैं उनमें भी सिक्किम को भारत का अंग नहीं दर्शाकर उन्हें एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये विवाद का विषय है। इस प्रकार हमने देखा पश्चिमी सीमा को लेकर क्या विवाद थे और मध्यवर्ती सीमा को लेकर क्या विवाद है। तीसरा जो क्षेत्र है वो है पूर्वी सीमा का क्षेत्र। और पूर्वी सीमा के क्षेत्र में हमने बताया कि अरुणाचल प्रदेश का जो हिस्सा है, वो अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा इसमें अंतर्गत आता है। अरुणाचल प्रदेश के हिस्से को लेकर एक बड़ा विवाद का विषय है। 1914 में 1914 में जब अंग्रेजों का भारत पर शासन था और ये अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा तिब्बत के अंदर आता था। 1914 में उस समय की तिब्बत की सरकार और उस समय के अंग्रेजों के बीच जिनका भारत पर शासन था, तो उन्हें हम लोग कह सकते हैं इंडियन ब्रिटिशर्स। तो उस समय एक 1914 में एक एग्रीमेंट हुआ था और उस एग्रीमेंट में एक मकमोहन लाइन खींची गई थी। ध्यान से देखना, ये मैकमोहन नहीं है। कई बार हम लोग भारतीय लोग महोन को, उनके नाम को उच्चारण गलत कर देते हैं और मोहन बोलने लग जाते हैं। ये मोहन नहीं है, मकमोहन है। एग्जाम में भी गलती नहीं करना, मोहन नहीं लिखना है। तो ये मकमोहन, मकमोहन, मकमहोन एक व्यक्ति थे और उनके आधार पर उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में एक नक्शा बनाया। इस नक्शे में एक लाइन खींची थी और उस लाइन के आधार पर विभाजन किया था कि कौन सा क्षेत्र तिब्बत के अंदर आएगा और कौन सा जो भारत ब्रिटिशर्स के अंदर आएगा। तो इस प्रकार एक मकमोहन रेखा के आधार पर इस सीमा रेखा का विभाजन किया गया था। इस मकमोहन रेखा को वर्तमान में भारत कहता है कि इस मकमोहन रेखा को, ये आपको दिख रही होगी एक रेखा, मकमोहन रेखा को इस सीमा का आधार माना जाए। लेकिन चीन कहता है कि इस रेखा को इसका आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि इस रेखा में कुछ खामियां हैं। और वो खामियां क्या हैं कि जब मकमोहन साहब ने ये रेखा खींची थी, तो ऐसा नहीं है उस स्थान पर जाकर एक लकीर खींची हो, बल्कि इस क्षेत्र का एक नक्शा अपने हाथ में लिया, इस तरह का एक पेन अपने हाथ में लिया और उस नक्शे पर वो रेखा खींच दी। अब समस्या क्या हुई कि नक्शे में ये जो रेखा थी, इसमें पूरा की पूरा अरुणाचल प्रदेश दब गया। जब नक्शे में इसको खींचा गया तो ये इस तरह से मोटे पेन से खींची गई रेखा थी और इसमें पूरा के पूरा अरुणाचल प्रदेश दब गया था। अब चीन का क्लेम है कि जब आप इस अरुणाचल प्रदेश को जूम करके देखते हैं, तो ये जो सीमा रेखा है उसमें दो निशान आपको दिखेंगे, एक ये वाली रेखा और एक ये वाली रेखा। आप मार्कर के साथ ध्यान से देखें, एक ये वाला हिस्सा हो सकता है और एक ये वाला। चीन का कहना है कि ये वाली वो लाइन है जो मकमोहन साहब खींचना चाहते थे और इसके हिसाब से ये पूरा अरुणाचल प्रदेश एक चीन का हिस्सा बन गया। और चीन इस हिस्से को तिब्बत के दक्षिणी प्रसार के रूप में देखता है। यहाँ पर तवांग नामक क्षेत्र है और तिब्बत उसे, और चीन उसे तिब्बत का ही एक्सटेंशन मानता है। इस प्रकार वो कहता है कि पूरा की पूरा अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा हुआ, जबकि भारत कहता है कि मकमोहन साहब ने जो रेखा खींची थी उसका मतलब यहाँ से था, इस बॉर्डर से था। अर्थात वो मोटे पेन से खींची गई हो सकती है, लेकिन उसका मतलब कहाँ से हुआ, यहाँ से। और दूसरी बात तो ये है कि
जब 1962 का युद्ध हुआ तो चीन ने इसके बहुत बड़े भूभाग को कैप्चर किया था। हालांकि चीनी सैनिक कुछ हद तक उस सीमा से बाहर चले गए थे, लेकिन अभी भी लगभग 90,000 किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्र इस क्षेत्र में विवादित है। 90,000 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र को लेकर अभी भी विवाद बना हुआ है इस क्षेत्र में। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का विवाद बहुत गहरा है, जो कि पूर्वी सीमा के रूप में हमने चिन्हित किया। अरुणाचल प्रदेश का विवाद इतना गहरा है कि अक्सर यहाँ से जो चीन के लिए यात्रा करते हैं, चीन उन्हें कहता है कि आपको वीजा लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अपनी ही सीमा, अपने ही देश में यात्रा कर रहे हैं। इनफैक्ट एक बार ऐसा भी हुआ जब एक आईएएस ऑफिसर, अरुणाचल प्रदेश के आईएएस ऑफिसर को चीन के चीन के पास भेजा गया, वार्ता के लिए चीन भेजा गया, तो चीन ने उन्हें आने के लिए कहा कि आपको स्टैंप वीजा, जो मोहर लग के वीजा मिलता है, उसकी जरूरत नहीं है। उनको उन्होंने एक स्टेपल वीजा, जो कि पंच करके दे दिया जाता है, इस प्रकार का एक वीजा इशू किया। तो एक अपने आप में एक हास्यास्पद स्थिति थी कि भारत के आईएएस ऑफिसर जो अरुणाचल प्रदेश में तैनात हैं, उन्हें चीन की यात्रा करने के लिए चीन ने स्टाम्प वीजा ना देकर एक स्टेपल वीजा दिया। अर्थात चीन एक इंडिकेट करना चाहता है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इस डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा महत्व होता है, कूटनीति का बहुत महत्वपूर्ण महत्व होता है। वहां पर हर संकेत का एक इंपोर्टेंस होती है, वहां पर हर संकेत की। जैसे कि चीन ने स्टेपल वीजा जारी कर कर कहा, दर्शाया कि ये जो क्षेत्र है ये चीन का ही क्षेत्र है। इनफैक्ट भारत के प्रधानमंत्री जब अरुणाचल प्रदेश की यात्रा करते हैं तो चीन को इससे समस्या होती है। जब 26 जनवरी या 15 अगस्त पर अरुणाचल प्रदेश से झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं तो चीन को इससे समस्या होती है। जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे कि विश्व बैंक या कोई और दूसरी संस्थाएं, दूसरे देश जब अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना निर्माण के लिए धन आपूर्ति कराते हैं भारत को, तो चीन को इससे समस्या होती है कि आप भारत को क्यों धन आपूर्ति करा रहे हैं, चीन को धन आपूर्ति कराएं जिससे वो अरुणाचल प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सके। जब भारत इस क्षेत्र में सीमा के आसपास रोड बनाता है तो चीन को इससे समस्या होती है। इस प्रकार अरुणाचल प्रदेश का ये विवाद बहुत गहरा है। उम्मीद करता हूं आपको तीनों क्षेत्रों में कौन कौन से विवाद हैं। पश्चिमी सीमा में लद्दाख वाला क्षेत्र हमने देखा, मध्यवर्ती सीमा में हमने हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम का विवाद देखा, और पूर्वी सीमा में हमने अरुणाचल प्रदेश का विवाद देखा। इस प्रकार इस पूरी सीमा रेखा में कई सारे विवाद हैं, और कंपेरेटिवली अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख वाले क्षेत्र में अत्यधिक विवाद हैं, और मध्यवर्ती सीमा में कंपेरेटिवली कम विवाद हैं। अब हम आते हैं एलएसी के बारे में, जो वर्तमान में भी एक मुद्दा सामने आया है। एलएसी को लेकर क्या विवाद दोनों देशों के बीच में हो रहे हैं। एलएसी दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। आपने देखा कि 1962 में भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, और और चीन के जो सैनिक हैं भारतीय सीमा में काफी हद तक घुस आए थे और काफी सारा एरिया उन्होंने कैप्चर कर लिया था। अभी हमने देखा लद्दाख में अक्सई चीन वाला जो क्षेत्र है वो इसी प्रकार का कुछ क्षेत्र है। और यहाँ पर जब वो दोनों जब चीन के सैनिक अंदर तक घुस आए और कब्जा कर लिया, तो एक जगह ऐसी थी जब वो घुस कर यहां तक आ गए और 1962 में यहीं पर आकर रुक गए। तो इस क्षेत्र में जो इधर चीन ने कब्जा किया हुआ है, और यहाँ पर इस लाइन के आसपास कुछ चीन के सैनिक आकर रुक गए, और इस जगह पर भारत के सैनिक रुके हुए हैं। तो एक प्रकार की नियंत्रण रेखा खींची गई 1962 में, और उसे ही कहा जाने लगा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। दोस्तों एलओसी एक अलग रेखा है। एलओसी जो भारत और पाकिस्तान के बीच में नियंत्रण रेखा बनाती है, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एलओसी बनती है, और उसे हम भारत पाकिस्तान संबंध की क्लास में देखेंगे। और एलएसी भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनती है। सीमा रेखा एक नियंत्रण रेखा बनती है, जिसको लेकर काफी हद तक सहमति है। अगर 19 हमने बताया कि इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा कहा जाएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद दोनों देशों की सेना यहीं तैनात थी, और एलएसी शब्द को पूरी तरह से कानूनी मान्यता मिली 1993 और 1996 में, जब भारत और चीन के मध्य बातचीत के दौर हुए सीमा रेखा को लेकर, इस एलओसी को लेकर, और उस इन बातचीतों में हस्ताक्षर हुए और कानूनी मान्यता मिली इस एलओसी शब्द को। दोनों देशों ने माना कि जब तक सीमा विवाद पूरी तरह से शांत नहीं हो जाते तब तक एलएसी को ही एक वास्तविक नियंत्रण रेखा के रूप में दर्शाया जाएगा, और दोनों देशों के सैनिकों से अपेक्षा की जाएगी कि इस एलएसी को क्रॉस कर कर दूसरे देश में नहीं जाएं। 2020 में अभी एक घटना हुई कि जहां पर ऐसा देखा जाने लगा कि चीन के सैनिकों ने इस एलएसी को क्रॉस किया है। क्या उन्होंने एलएसी का उल्लंघन किया है? ये उल्लंघन लद्दाख क्षेत्र में देखा गया। देखते हैं क्या है ये पूरा विवाद। देखिए, आपको इस मैप में दिखाई दे रहा है, ये जम्मू कश्मीर,
ये जो ब्राउन कलर में दिख रहा है ये वाला हिस्सा जम्मू कश्मीर का है, और जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है नए मैप के अनुसार ये लद्दाख वाला क्षेत्र है। और इसमें हम पेन के साथ बना रहे हैं, और आप इसमें ध्यान देना, इस जगह पर आपको एक रेखा सी दिख रही है, ये वो रेखा है जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो हमने भारत पाकिस्तान संबंधों के बारे में बात की। और ये जो एक रेखा आपको दिख रही है, ये रेखा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC, जो हमने कहा कि 1962 के युद्ध के बाद ये ड्रॉ हुई थी, और 1993 और 96 की वार्ता के बाद इसे कानूनी मान्यता मिली थी। और यही वो रेखा है जिसके आसपास भारत और चीन के सैनिक खड़े हुए हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल या वास्तविक नियंत्रण रेखा। अब इस रेखा में कुछ स्थान हैं जिन पर जो भी न्यूज में थे, दौलत बैग ओल्डी, पेंगोंग झील, गलवान झील, हॉट स्प्रिंग। देखिए अभी हुआ क्या, पिछले लगभग 2 साल से भारत इस क्षेत्र में रोड का निर्माण कर रहा था। भारत की एक संस्था है BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO। इस संगठन का कार्य होता है कि जो भी सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं वहां पर ये रोड का निर्माण करता है, जो कि सामरिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। तो इस BRO ने एक रोड का निर्माण किया और उसका नामकरण कहा गया DSPDO। अब दूसरे मैप में देखें, आपको कुछ स्थान दिखेंगे, डारबुक, इसके बाद में आपको दिख रहा है श्योक, और एक आपको दिख रहा है दौलत बैग ओल्डी। ये तीन वो स्थान हैं जिनसे होकर ये रोड गुजरा, डारबुक, श्योक और दौलत बैग ओल्डी। डारबुक का D, श्योक का S, दौलत बैग ओल्डी का DBO। इससे मिलकर इस रोड का नाम रखा गया DSDBO। ये रोड डारबुक को कनेक्ट करता है श्योक के माध्यम से दौलत बैग ओल्डी तक, और ये जो दौलत बैग ओल्डी है ये LAC से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार इस LAC के बहुत नजदीक भारत ने एक सड़क का निर्माण कर लिया, और इस सड़क में ये जो लेह का क्षेत्र है ये भी इस रोड से कनेक्ट हो जाता है, अर्थात LAC तक लेह की पहुंच बन गई, लेह से LAC की पहुंच बन गई भारतीय सेना की। इस प्रकार इस समस्या, इस पूरे इशू से, इस रोड के बनने से चीन को काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कभी भी कुछ विवाद होता है तो भारतीय सेना बड़ी आसानी से इस रोड के माध्यम से LAC के नजदीक पहुंच सकती है। और इसीलिए चीन को इस समस्या से, आप इस पूरे डेवलपमेंट से, भारत के इस विकासशील जो भारत ने इस समय में विकास किया उससे परेशानी थी। और इसीलिए 3 स्थान ऐसे थे जहां पर चीन के सैनिकों द्वारा एनक्रोचमेंट देखा गया। एक थी पेंगोंग झील, आपको नीचे नक्शे में दिख रही है रेड कलर में, यहां पर है पेंगोंग झील, इसी के बीचों बीच से LAC पास होती है पेंगोंग झील से। और दूसरी है गलवान झील, नहीं है घाटी, गलवान घाटी। और तीसरा है हॉट स्प्रिंग का हिस्सा, हॉट स्प्रिंग। ये सभी हिस्से लद्दाख में है, यहाँ पर पेंगोंग झील, यहाँ पर हॉट स्प्रिंग, और यहाँ पर गलवान, और यहाँ पर है दौलत बैग ओल्डी। हमने बताया कि एक रोड का निर्माण भारत ने यहाँ पर किया, और इसके जवाब में चीन ने पेंगोंग झील में कब्जा किया। इसके जवाब में चीन ने गलवान क्षेत्र में एनक्रोचमेंट किया। इसके जवाब में चीन ने हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में एनक्रोचमेंट किया। ये जो पेंगोंग झील का हिस्सा है ये कुछ इस तरह का है, इधर की तरफ भारत है, इधर की तरफ चीन है, और इनके बीचों बीच में से ये पेंगोंग झील इस तरह से फैली हुई है, और LAC इसके बीचों बीच में से गुजरती है। और ये जो झील है ये कुछ फिंगर्स में बटी हुई है, इसमें कुछ इस तरह के निशान है। ये जो झील है इस तरह से है, इस तरह से फिंगर्स निकली हुई है, अगर आप यहां से देखेंगे फिंगर्स हैं। इन फिंगर्स को, इस तरह की 8 फिंगर यहां निकली हैं, और इन फिंगर्स को नाम दिया जाता है F1 से लेकर F8 तक। चीन के सैनिक F8 तक रुके माने जाते हैं, और भारत के सैनिक F1 तक। और इस बीच के हिस्से को खाली छोड़ दिया जाता है पिछले कुछ सालों से, जिससे कि कोई भी दबाव की स्थिति ना बने। एक बफर जोन की तरह ये बीच की जो फिंगर्स हैं वो कार्य करती हैं इस झील में। अब समस्या क्या हुई, पिछले कुछ दिनों में चीन के ये सैनिक F8 से बढ़ते बढ़ते F4 तक आ गए, और यहाँ पर इनको रोकने के लिए भारतीय सैनिकों को जाना पड़ा, और यहाँ पर इन दोनों सैनिकों के बीच में हाथापाई हुई, काफी चोटें आई दोनों तरफ के सैनिकों को। तो इस प्रकार एक क्लैशेज यहाँ पर देखने को मिले पेंगोंग झील में। पेंगोंग झील से LAC पास होती है, इसलिए समझा जाने लगा कि चीन LAC का उल्लंघन करने की कोशिश कर रहा है। चीन
के द्वारा पेंगोंग झील में उल्लंघन करने के साथ साथ ये गलवान वाली क्षेत्र में और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में भी इसी तरह के एंक्रोचमेंट देखे गए। गलवान वाला क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण था भारत के दृष्टिकोण से, क्योंकि गलवान की घाटी कुछ ऊंचाई पर पड़ती है और चीन इस क्षेत्र में कब्जा करने के साथ भारतीय गतिविधियों पर नजर रख सकता है। तो इस प्रकार ये एलएसी का जो वर्तमान विवाद है वो भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और वर्तमान में दोनों ही देश इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ये एलएसी का विवाद जल्दी समाप्त हो और यहाँ से चीनी सैनिकों की जल्दी वापसी हो, जिससे कोई भी समस्या दोनों देशों को नहीं आए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये एलएसी का वर्तमान विवाद समझ में आया होगा और इसका कारण क्या था सबसे महत्वपूर्ण वो आपको समझ में आया होगा। और दोनों ही देशों की तरफ से कूटनीतिक पहल हो रही है, कोशिश की जा रही है कि पूरे वार के रूप में, एक युद्ध के रूप में तब्दील ना हो, क्योंकि 1962 के युद्ध की त्रासदी झेल चुका है भारत भी। और वर्तमान में कोई भी ना चीन ना भारत चाहेगा कि इस तरह के क्लैशेस हों और इस विवाद को आगे युद्ध के रूप में परिणित किया जाए। इसीलिए कूटनीतिक पहलों का सहारा लिया जा रहा है। और आज जब मैं लेक्चर ले रहा हूं उसी समय की खबर है कि ये विवाद काफी हद तक सुलझ गया है और कुछ ही समय में हमें देखने को मिलेगा कि चीनी सैनिकों की यहाँ से वापसी संभव हो सकेगी। इस प्रकार हमने भारत और चीन के पूरे सीमा विवाद को समझा। हमने देखा कि कैसे पूरी सीमा का हमने 3 भागों में विभाजन किया। तीनों भागों में पश्चिमी सीमा में क्या क्या परेशानियां थी, वर्तमान में उस सीमा में क्या परेशानी है, मध्यवर्ती सीमा में क्या क्या परेशानियां थी, क्या परेशानियां हैं, और अरुणाचल प्रदेश वाली जो पूर्वी सीमा है उसमें चीन का क्या दावा है, मकमोहन रेखा को लेकर क्या समस्याएं हैं और क्या उसकी अभी भविष्य में संभावना है उसको सॉल्व करने की। ये पूरा चीन के और भारत के बीच में सीमा विवाद था। इसके बाद में हम दूसरे इश्यूज के बारे में आगे बढ़ते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है भारत और चीन के संबंधों के मद्देनजर। स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति। देखिए, चीन की एक नीति है, उसे नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति। पल्स का मतलब होता है मोती और स्ट्रिंग का मतलब होता है माला या रस्सी। मतलब ये हुआ कि मोतियों की रस्सी या मोतियों की एक माला है और ये माला कहाँ पर विराजमान है? भारत के चारों तरफ। भारत के नीचे हिंद महासागर में चीन ने अपनी वाणिज्यिक और मिलिट्री की गतिविधियों के लिए कुछ बेस खरीद लिए हैं दूसरे देशों से, या फिर कुछ लीज पर ले लिए हैं दूसरे देशों से वाणिज्यिक और मिलिट्री गतिविधियों के लिए बेस। और ये जो बेस हैं, जो अड्डे हैं, वही क्या है इस क्षेत्र में? मोती। और इस प्रकार इस पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के चारों ओर एक माला का निर्माण हो जाता है। और ये माला सुंदर माला नहीं है दोस्तों, ये माला एक खतरनाक माला है, क्योंकि यहाँ पर चीन की नेवी विराजमान है, चीन की नौसेना विराजमान है, जो भारत के लिए एक चुनौती का कार्य करती है। तो आपको समझ में आया होगा, एक मोटा आइडिया लगा होगा कि मोतियों की माला या स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी क्या है। दोस्तों, ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी चीन की कोई ऑफिशियल नीति नहीं है, ऑफिशियल पॉलिसी नहीं है। ये एक अनऑफिशियल पॉलिसी है जिसे चीन हाइड रूप से, एक अदृश्य रूप से चलाता है। इसका जिक्र एक बार चीन के एक समाचार पत्र में एक रिसर्च स्कॉलर के आर्टिकल में किया गया था। इस ऑफिशियली चीन की तरफ से कोई क्लेम इसको लेकर नहीं किया था, लेकिन उस आर्टिकल के आने के बाद भारत सरकार को समझ में आ गया कि इस तरह की चीन की अदृश्य नीति जरूर प्रचलित है। और क्योंकि इस क्षेत्र में काफी तेजी से चीन के डेवलपमेंट देखे जाने लगे थे, और कुछ डेवलपमेंट वाणिज्यिक गतिविधियों के नाम पर थे तो कुछ सैन्य गतिविधियों के नाम पर थे। वाणिज्यिक गतिविधियों के नाम पर भी अगर कोई डेवलपमेंट होता है, अगर कोई बेस या कोई अड्डा चीन वाणिज्यिक गतिविधि के लिए चलाता है, और तो अपने वाणिज्य की सुरक्षा के लिए भी अपने नौसैनिकों को वहां पर पहुंचा सकता है। इस प्रकार वो वाणिज्यिक गतिविधियां भी सैन्य गतिविधियों का ही एक रूप होती हैं। तो इस प्रकार इस पूरे हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन का प्रसार स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के अंतर्गत आता है। और इससे आपको समझ में आया होगा कि क्या ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी है और इससे भारत की चिंताएं क्या होंगी। एक बार हम आपको भारत की चिंताओं के बारे में बताएं, उससे पहले स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी में चीन ने कौन से अड्डे बनाए हैं उनके बारे में आपको एक बार मैप पे दिखा देते हैं। ये स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी का चीन का एक नक्शा है। यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन आपको दिख रही है इस तरह से, ये वो सारे अड्डे हैं। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये चीन का क्षेत्र है और ये पूरा हिंद महासागर का क्षेत्र है। चीन ने यहाँ पर हांगकांग, ये पूर्वी तट है चीन का। यहाँ पर दक्षिणी चीन सागर, इसमें काफी हद तक क्लैशेस हो रहे हैं इसके अलग अलग देशों के साथ में, जैसे कि वियतनाम के साथ में, फिलीपींस के साथ में। और इन क्लैशेस के बाद में चीन ने यहाँ पर एक नहर का निर्माण प्रारंभ कर दिया। इस नहर का नाम है करा नहर, करा कैनाल, करा नहर या करा कैनाल। ये करा कैनाल या करा नहर, ये थाईलैंड वाले क्षेत्र से गुजरती है, सिंगापुर थाईलैंड वाले क्षेत्र से। और
इसका निर्माण चीन स्वयं कर रहा है। और इस ये एक तरह का चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का हिस्सा माना जा सकता है। इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिल रहा है एक क्षेत्र म्यांमार में क्योक पियू। ये क्योक पियू एक बंदरगाह है जो म्यांमार से चीन ने लीज पर लिया है, और इसका भी विकास एक तरह से स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के अंतर्गत माना जा सकता है। एक यहाँ पर आपको चिटगांव दिख रहा है बांग्लादेश के अंदर, ये चिटगांव भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का हिस्सा माना जाता है। यहाँ पर आपको श्रीलंका में एक हम्बन तोता बंदरगाह दिख रहा है, ये भी चीन ने लीज लिया है श्रीलंका से, ये भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का हिस्सा माना जाता है। माले में वाणिज्यिक गतिविधियां चीन कर रहा है। माले कहाँ है? मालदीव्स में, और यहाँ पर भी एक गतिविधि चीन की हो रही है, और इसलिए ये भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का हिस्सा है। यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह चीन ने लिया है अपने काम के लिए, तो ये भी एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी का हिस्सा हुआ। इसके बाद में इस पूरे क्षेत्र में चीन की सेना का प्रसार है। ओमान में भी चीन ने अपने अड्डे बनाए हैं। यहाँ पर एक द्वीजिबूती देश है ये वाला, अफ्रीका के कॉर्नर पर बीच में, लाल सागर और हिंद महासागर के बीच में, यहाँ पर एक राष्ट्र है द्वीजिबूती। इस द्वीजिबूती पर भी इसने चीन ने अड्डे बनाए हैं, अपने मिलिट्री बेस बनाए हैं। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, तंजानिया में आपको जगह दिख रही है बगामोयो, ये भी वो क्षेत्र है जहां पर चीन के अड्डे बने हुए हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि पूरे के पूरे हिंद महासागर में अनेकों अड्डे चीन ने बनाए हैं, और ये सब वो मोती हैं जो हम कहते हैं कि स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के मोती हैं, और ये बहुत खतरनाक मोती हैं। और इनसे भारत को क्या चिंताएं होने वाली हैं, ये आप बहुत आसानी से सोच सकते हैं। भारत को समस्या होगी क्योंकि चीनी सैनिकों का, चीनी नौसेना का यहाँ पर प्रसार हो गया है। इससे भारत को क्लैशेज होने की, भारतीय नौसेना जो इस क्षेत्र में महत्वाकांक्षा रखती है सबसे बड़ी नौसेना बनने की, एक ब्लू वाटर नेवी बनने की महत्वाकांक्षा रखती है, उसकी महत्वाकांक्षाओं को ये आघात पहुंचता है इस पॉलिसी से। और दूसरी, कभी भी अगर कोई युद्ध होने की संभावना बनती है तो चीन के नौसेना यहाँ पर पहले से विराजमान है जो भारत को घेरे हुए है, तो इससे भारत को समस्या होती है। और तीसरा एक बहुत बड़ी वजह है, ये वो क्षेत्र है जहां से बड़े ऑयल टैंकर, आप देखें मैप में, ये वो क्षेत्र है खाड़ी वाला क्षेत्र। यहाँ पर इस खाड़ी क्षेत्र से सारे ऑयल टैंकर इस रास्ते से होकर गुजरते हैं, जो अभी तक भारत के कंट्रोल में हुआ करता था, भारत का यहाँ पर प्रभुत्व हुआ करता था। चीनी सैनिकों की, यहाँ चीनी नौसेना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के माध्यम से इस क्षेत्र में प्रेजेंस भारत को एक चुनौती की तरह लगती है। इस प्रकार स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी से भारत की चिंता होना लाजमी है। क्या भारत चुप बैठा हुआ है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी को लेकर? नहीं, भारत द्वारा कुछ उपाय किए गए हैं। भारत के कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इस क्षेत्र में, भारत ने कुछ डेवलपमेंटल एक्टिविटीज इस क्षेत्र में की हैं जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के काउंटर या प्रत्युत्तर के रूप में देखी जा सकती हैं। एक तो आप देखें, यहाँ पर हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस पूरे क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इस अंडमान, एक बार हम पेन चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। इस पूरे क्षेत्र में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है जो कि भारत का ही हिस्सा है। यहाँ पर नौसेना, हमारी भारतीय नौसेना का एक अड्डा बना हुआ है। उसके अलावा हम लोगों ने म्यांमार में, चीन ने अगर क्योक्प्यू लिया तो हमने सितवे बंदरगाह म्यांमार के पोर्ट का विकास करना प्रारंभ किया। बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, तो चिटगांव जो चीन के पास है उसका दुरुपयोग होने की कोई संभावना यहाँ पर नहीं दिखती है, क्योंकि बांग्लादेश का निर्माण खुद भारत के सहयोग से हुआ था। इस प्रकार भारत और बांग्लादेश के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो चिटगांव बंदरगाह का दुरुपयोग करने की संभावना नहीं रह जाती है। यहाँ पर एक मलक्का जल संधि है। इस मलक्का जल संधि को चाइना के लिए एक डायलेमा की तरह देखा जाता है, एक उपापोह की स्थिति के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वर्तमान में इस मलक्का जल संधि पर भारत का एक प्रभुत्व देखा जा सकता है, और यही एक वो संकीर्ण रास्ता है जिससे चीन को जाने वाले ऑयल टैंकर गुजरते हैं। और अगर भारत ने इसे चोक कर दिया, बंद कर दिया, तो चीन को एक समस्या हो जाएगी। इस प्रकार भारत को सामरिक दृष्टिकोण से यहाँ पर बढ़त होती है। इधर दक्षिण चीन सागर में चीन के साथ दूसरे राष्ट्रों के जो विवाद हैं उनके मद्देनजर भारत ने वियतनाम के साथ समझौते किए हैं। एक रक्षा समझौता यहाँ पर साइन किया है, आर्थिक समझौता भारत ने यहाँ पर साइन किया है, और इसके थ्रू भारत को मदद मिलती है। उसके अलावा भारत ने 4 राष्ट्रों के साथ मिलकर एक क्वाड समूह का निर्माण किया है। क्वाड मतलब चतुर्भुज। क्वाड समूह में 4 राष्ट्र हैं, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 राष्ट्रों ने मिलकर इस पूरे क्षेत्र में किसी भी ऑयल टैंकर की निर्बाध सप्लाई के लिए
कोई भी रुकावट ना हो, चीन के द्वारा कोई रुकावट ना हो, इसकी निर्बाध सप्लाई के लिए समूह का निर्माण किया है। और ये भी एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा सकता है। यहाँ पर हमने सेशेल्स एक द्वीप है, वहां पर अजम्पशन आइलैंड के लिए भारत ने चर्चाएं की हैं सेशेल्स से कि वो भारत को मिल जाए अपने बेसिस के रूप में। दूसरा, यहाँ पर ईरान में एक चाहबार बंदरगाह है जो कि ग्वादर से एकदम नजदीक है, उसके लिए भारत ने ईरान से समझौता किया है। भारत इस चाहबार बंदरगाह का डेवलपमेंट कर रहा है, जिससे कि एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा सकता है। ओमान में यहाँ पर एक पोर्ट का निर्माण भारत कर रहा है और इस पोर्ट का नाम है डकमो डकमो बंदरगाह। टक्म बंदरगाह, इस पोर्ट को भारत ने ओमान के साथ समझौता किया है इस पोर्ट के लिए। तो ये भी एक स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के प्रत्युत्तर के रूप में देखा जा सकता है। दी जिबूती में अगर चीन का बेस है, तो हाल में भारत के राष्ट्रपति ने दी जिबूती की यात्रा की, तो दी जिबूती में भारत के लिए भी बेस की सुविधा भारत को मिली। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि पूरे के पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी के विस्तार को रोकने के लिए भारत द्वारा भी बहुत सारी पहल की गई हैं। और इससे भारत की जो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी को लेकर जो चिंताएं थी, उन चिंताओं में कुछ कमी आई है। इसके बाद हम भारत और चीन के आर्थिक संबंधों की चर्चा करते हैं। अगर हम कुल व्यापार की बात करें, तो भारत और चीन के बीच में लगभग 89 बिलियन डॉलर का कुछ कुल व्यापार हुआ था 2018-19 में। 2018-19 में 89 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ, उसमें से लगभग 73 बिलियन डॉलर वो थे जो चीन ने भारत को निर्यात किए, और लगभग 16 बिलियन डॉलर वो थे जो भारत ने चीन को निर्यात किए। अर्थात भारतीय निर्यात लगभग 16 बिलियन डॉलर का था, और जबकि भारतीय आयात लगभग 73 बिलियन डॉलर का था। इस हालांकि व्यापार बहुत बड़ा है, 89 बिलियन डॉलर का व्यापार बहुत बड़ा व्यापार है। भारत और चीन के आर्थिक संबंधों के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, तो ये बहुत ही अच्छे व्यापार के आंकड़े हैं जो हम भारत और चीन के बीच में ये व्यापार हो रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि भारतीय आयात अधिक है, भारतीय निर्यात कम है। और ये अंतर छोटा मोटा नहीं, आप इनको घटाएंगे 73 में से 16 को, लगभग 57 बिलियन डॉलर, एक बहुत बड़ा एक घाटा है जो भारत को सहना पड़ रहा है व्यापार घाटे के रूप में। तो भारत चीन की व्यापार संबंधी चिंताएं क्या हैं? सबसे पहला, व्यापार घाटा। भारत कहता है कि आयात बढ़ रहे हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन भारतीय निर्यातों को भी बढ़ाना होगा। चीन को अपनी अर्थव्यवस्था को और खोलना होगा भारतीय सामानों के लिए, जिससे दोनों के बीच में आर्थिक संबंध और मजबूत हो। दूसरा एक इश्यू जो भारत और चीन के बीच आर्थिक संबंधों में आता है, भारत में चीन के द्वारा की जाने वाली डंपिंग। डंपिंग वो चीज होती है जो सस्ते प्रोडक्ट आप लोगों को देखने को मिलते हैं। चाइनीज मोबाइल हम सब खरीद लेते हैं, चाइनीज खिलौने हम सब खरीद लेते हैं, चाइनीज पतंगे, धागा, ये सारी चीजें वो हैं जो चाइना के द्वारा डंप की जाती हैं बहुत सस्ती रेटों में। इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट काफी अधिक होती है, लेकिन सस्ती रेट में ये भारत में डंप की जाती हैं, और इससे नुकसान होता है भारतीय अर्थव्यवस्था को, भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को, भारत के जो स्वयं भारत में जो निर्माण कर रहे हैं उनको नुकसान होता है, क्योंकि सारे सारी जो भारत की जनता है वो सस्ते चीनी सामानों को खरीदती है, और जो लोकल हमारे भारत में स्वयं में निर्मित सामान है उनकी बिक्री नहीं हो पाती है। इस प्रकार भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे नुकसान हो रहा है। तो इस प्रकार ये दो इश्यू, व्यापार घाटा और चीन द्वारा सस्ते सामान की भारत में डंपिंग, ये व्यापार संबंधी अ, अ, चिंता का विषय है। हाल ही में भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत एक मिशन लॉन्च किया अभी कोरोना के समय में। आत्मनिर्भर भारत का मतलब है कि इन सस्ते सामानों को हम त्यागें, और आत्मनिर्भर हमारे स्वयं के यहाँ बनने वाले, भारत में स्वयं निर्मित होने वाले उन सामानों को खरीदने में भारतीय लोग पहल करें, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, और भारतीय अर्थव्यवस्था पर चीनी इस डंपिंग का, इस सामान की डंपिंग का जो संकट गहरा रहा है, उस संकट से भारत को निजात मिलेगी। तो इस प्रकार ये भारत चीन संबंध, आर्थिक संबंध थे। इसके अलावा एक और परियोजना के बारे में चर्चा करते हैं। भारत एक चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है ओबोर परियोजना। ओबोर, OBOR, वन बेल्ट वन रोड परियोजना। देखिए, प्राचीन काल में एक सिल्क रूट होता था, सिल्क मार्ग होता था, जिससे मध्य एशिया में एक सिल्क मार्ग होता था, जिससे प्राचीन काल में व्यापार के लिए, जिसे प्राचीन काल में व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ से बहुत सारे कारवांस निकलते थे, घोड़े घोड़े पे अपना सामान लाद लाद कर इस पूरे क्षेत्र से अ, अ, राही निकलते थे, व्यापारी निकलते थे, और इसे बोला जाता था प्राचीन सिल्क मार्ग। देखिए, वर्तमान में ओबोर परियोजना
चीन की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में जानी जाती है, जो 2015 में चीन ने ऑफिशियली पेश की। इस परियोजना के दो हिस्से चीन ने बताए। एक तो इस प्राचीन स्थल जो मार्ग है, सिल्क मार्ग है, इसका पुनर्विकास चीन करेगा, और दूसरा इसका होगा एक ये जल मार्ग का विकास, जो डॉटेड लाइन में आपको दिखाई दे रहा है, इस जल मार्ग का विकास करेगा। और इन दोनों ही मार्गों का विकास व्यापार को बढ़ाने के लिए होगा। देखिए, चीन अभी इस ओगोर परियोजना को लेकर क्यों आया है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, चीन में अलग अलग फेजेज में कुछ कुछ क्रांतियां हुई। सबसे पहला रिवॉल्यूशन या पहली जो क्रांति आई थी 1949 में आई थी, जब चीन साम्यवादी राष्ट्र बन गया था। पहले चीन इससे पहले पूंजीवादी राष्ट्र हुआ करता था। 1949 में माओ के नेतृत्व में क्रांति हुई, माओ जेडोंग के नेतृत्व में, और यहां पर चीन का परिवर्तन हो गया एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में। अर्थात चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को संकुचित कर लिया, दूसरे देशों से उसने अपनी अर्थव्यवस्था के रिश्ते काट लिए और अपने खुद के प्रोडक्शन पर ध्यान देने लगा। 1949 से लेकर 1980 तक का समय वो समय था जब चीन एक साम्यवादी राष्ट्र के रूप में अपनी संकुचित अर्थव्यवस्था को लेकर आगे बढ़ा। 1949 के अंदर ये जो क्रांति आई उसे सबसे पहला रिवॉल्यूशन या पहली क्रांति बोला जाता है। 1980 में चीन में दूसरी क्रांति आई, जब इसने अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दिया, उदारीकरण किया, वैश्वीकरण किया और विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ में अपनी अर्थव्यवस्था को इंटीग्रेट किया। और इसके साथ ही बोला जाता है कि चीन में बहुत तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई। 1980 के बाद से बहुत तेजी से आर्थिक वृद्धि हुई, लेकिन पिछले कुछ सालों में अगर मैं 2015-16 की बात करूं तो चीन की आर्थिक वृद्धि दर 6.5% रह गई थी। और ऐसा माना जाने लगा है कि पिछले 25 सालों में, 2015-16 से पिछले 25 सालों में जो चीन की आर्थिक वृद्धि हुई उसमें सबसे निम्न जो आर्थिक वृद्धि दर थी वो यही 6.5% थी। इस समस्या से चीन परेशान था कि ये आर्थिक वृद्धि दर अगर कम हो गई तो चीन का विकास रुक जाएगा, और अब चीन को चाहिए कि उसकी आर्थिक वृद्धि काफी तेजी से हो, और उसके लिए उसने ओगोर परियोजना का सहारा लिया। एक दूसरी बड़ी वजह भी थी कि अभी वर्तमान में जो पश्चिमी देश हैं, बड़े राष्ट्र हैं, जैसे कि अमेरिका, ब्रिटेन, इस तरह के जो बड़े राष्ट्र हैं, उन्होंने कुछ संकुचित दरिया अपनाना स्टार्ट कर दिया है। वो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। पहले वहां पर निर्बाध निर्बाध आयात किया जाता था चीनी सामान का, लेकिन अब कुछ रेस्ट्रिक्शंस वहां पर लगने लगे हैं, और इन सब से चीनी निर्यात को हतोत्साहित होना पड़ रहा है। और इसीलिए चीन एक चाहता है कि उसके लिए एक नई परियोजनाएं, नए मार्केट्स खुलें उसके लिए, जहां पर अपने सामान का वो निर्यात कर सके। और ये जो परियोजना है, इस परियोजना के माध्यम से चीन उस महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहता है, एक आर्थिक शक्ति के रूप में बढ़ना चाहता है, और इसके लिए चीन ने रास्ता चुना है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। इस प्राचीन सिल्क मार्ग का और एक जल मार्ग का विकास कर चीन चाहता है कि चारों तरफ अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अच्छी सड़कें हों, अच्छे विनिर्माण फैक्ट्रीज हों, जिसके थ्रू चीनी माल की सप्लाई सारे देशों में निर्बाध रूप से बढ़ती रहे। और इसके लिए चीन ने 6 स्थल मार्गों का प्रयोग किया। आपको 6 लकीरें यहां से गुजरती हुई दिख रही होंगी जो चीन से गुजर कर जा रही हैं। आप देख सकते हैं इस पूरी ओगोर परियोजना के स्थल मार्ग के 6 भाग हैं। पहला आपको दिख रहा है चीन मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये उत्तरी ये चीन के पश्चिम पूर्वी और उत्तरी चीन से होता हुआ चले गया पूरा की पूरा यूरोप तक। दूसरा भाग आपको दिख रहा है मध्यवर्ती चीन से गुजरता हुआ, और ये पश्चिमी एशिया से होता हुआ पूरा चले गया यूरोप तक। एक भाग आपको इसकी शाखा के रूप में देखने को मिल रहा है जो चीन से होता हुआ पश्चिमी एशिया से होता पश्चिमी एशिया से होता हुआ ये भूमध्य सागर के देशों की ओर बढ़ गया। और एक आपको भाग दिख रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूप में, जो पश्चिमी चीन से होता हुआ पाकिस्तान में घुस रहा है, और यहाँ पर एक पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, उससे ये क्षेत्र गुजर रहा है। एक गलियारा यहां पर है जो मध्यवर्ती चीन से होता हुआ पूर्वी एशियाई राष्ट्रों से होता हुआ गुजर रहा है, ये वाला। एक क्षेत्र है जो दक्षिणी चीन से होता हुआ म्यांमार, बांग्लादेश और भारत तक आ रहा है, और इसे बोलते हैं BCIM गलियारा। हालांकि भारत के डिस्प्यूट के बाद में, भारत की चिंता जाहिर करने के बाद में BCIM प्रोजेक्ट को इस ओगोर परियोजना से बाहर कर दिया गया। इस प्रकार इन 6 में से अब सिर्फ 5 ही परियोजनाएं ओगोर परियोजना के अंतर्गत शामिल की जाती हैं।
भारत सीपीईसी का भी विरोध करता है क्योंकि ये भारत के क्षेत्र से गुजरता है। पाक अधिग्रहित कश्मीर, भारत का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान ने अधिग्रहित कर लिया था, उस क्षेत्र से ये सीपीईसी प्रोजेक्ट गुजरता है, इसलिए भारत इस क्षेत्र का भी विरोध करता है। अब आप ये समझें कि ये ओबोर परियोजना चीन के लिए इतनी महत्वाकांक्षी है, तो भारत इसका साथ क्यों नहीं देता? बहुत आसान बात है, भारत इसका साथ नहीं दे सकता क्योंकि पहली बात, ये सीपीईसी प्रोजेक्ट भी इस ओपोर परियोजना का हिस्सा है। सीपीईसी भारत से गुजर रहा है और भारत इसे अपनी संप्रभुता पर चोट मानता है। सीपीईसी को मैप, दूसरे मैप में आप अच्छे से देख सकते हैं, ये पश्चिमी चीन से होता हुआ, पाकिस्तान अधिग्रहित कश्मीर से होता हुआ, पाकिस्तान से होता हुआ ये ग्वादर बंदरगाह तक पहुंच गया। इस प्रकार ये ओबोर का ही एक हिस्सा है सीपीईसी, और भारत कहता है कि ये पाक अधिग्रहित कश्मीर से गुजर रहा है, इसलिए ये भारत की संप्रभुता पर चोट है, इसलिए भारत कहता है कि ओबोर परियोजना गलत है। भारत के और भी आधार हैं। भारत कहता है कि ये चीन की एक नव उपनिवेशवाद की नीति है, नव उपनिवेशवाद की नीति है, अर्थात न्यू कॉलोनियलिज्म। न्यू कॉलोनिज्म में कहते हैं कि ये एक प्रकार का आर्थिक रूप से आपको गुलाम बनाने की नीति है। इन देशों को जो चीन की ओबर परियोजना में शामिल हैं, जो हमने देखे ये 6 मार्ग, इनके आसपास जो राष्ट्र विद्यमान हैं, ये चीन से बड़े पैमाने पर ऋण लेंगे और वहां पर उस परियोजना को लागू करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना का निर्माण करवाएंगे। अब इतने बड़े लेवल पर जब चीन इनको ऋण देगा, तो उन्हें उन देशों को, चीन को इस ऋण को ब्याज के साथ में चुकाना भी होगा, और लंबे समय में अगर ये परियोजना सफल नहीं हो पाती है, तो उन ऋण को चुकाने में इन देशों को समस्या आएगी, और जब समस्या आएगी तो चीन उनके ऊपर अधिकार जताएगा। इस प्रकार भारत कहता है कि ये चीन के एक नव उपनिवेशवाद को, एक अपनी आर्थिक प्रसार का, एक अपने आर्थिक रूप से दूसरे देश, अपनी आर्थिक ताकत का एक प्रसार है, जिसे दूसरे देशों को समझना चाहिए और इस ओबर परियोजना का त्याग करना चाहिए। तो इस प्रकार ये चीन की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसे चीन इस क्षेत्र में लागू कर रहा है, और हमने ये भी देखा कि इससे भारत को क्या समस्याएं हैं और भारत दूसरे देशों से क्या अपेक्षा रखता है। सीपीईसी के बारे में हमने चर्चा की, और विस्तार से और अधिक चर्चा हम इसकी भारत पाकिस्तान संबंधों के अंतर्गत करते हैं। अब इतनी देर से हम लोगों ने बात की कि भारत और चीन के बीच में सीमा विवाद है, भारत और चीन के बीच में अच्छा व्यापार हो रहा है, आर्थिक संबंध अच्छे हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी हैं, व्यापार घाटा अधिक है, डंपिंग की समस्या है, और उसके साथ ही हमने देखा कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड समस्याएं भारत को हैं, जैसे ओबोर परियोजना से रिलेटेड समस्या भारत को हैं। उसके अलावा हमने ये भी देखा कि चीन ने एक स्ट्रिंग ऑफ पर्स की नीति जारी की है, उससे भी भारत को समस्याएं हैं। इनसे एक ऐसी छवि बन गई है, क्या भारत और चीन के बीच में जो संबंध हैं वो पूरी तरह से कटु हैं? नहीं दोस्तों, कई ऐसी चीज हैं जहां भारत और चीन के बीच में सहयोग देखने को मिलता है। जब जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देश बनाम विकसित राष्ट्र के मुद्दे आते हैं, वहां वहां चीन और भारत एक दूसरे से सहयोग करते हुए नजर आते हैं। दोनों एक से एक कंधा मिलाकर उस लड़ाई का सामना करते हैं। जैसे कि चाहे ये मुद्दे जलवायु परिवर्तन के हों, चाहे ये विश्व बैंक में विकासशील बनाम विकसित राष्ट्रों के मुद्दे हों, चाहे ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, चाहे ये डब्ल्यूटीओ में हो, जहां कहीं भी ये विकासशील देश बनाम विकसित राष्ट्र का मुद्दा आता है, तो विकासशील देशों के मसीहा के रूप में भारत और चीन दोनों सहयोग करते हुए नजर आते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और चीन ऐसा नहीं है कि हमेशा लड़ते हैं, और जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की बात आती है, तो विकासशील देशों के रूप में भारत और चीन सहयोग करते हुए नजर आते हैं। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों के रूप में नहीं, बल्कि भारत और चीन के बीच में इतने सारे विवादों के बाद भी भरोसा दिलाने के लिए सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, संयुक्त सैन्य अभ्यास किए जाते हैं, और उसका एक इम्पोर्टेंट जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है हैंड इन हैंड, हाथ में हाथ रखकर सैन्य अभ्यास, अर्थात भरोसे के लिए किया जाने वाला अभ्यास। उसके अलावा भारत और चीन के बीच में सीबीएम स्तर की वार्ताएं की जाती हैं, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के रूप में, अर्थात दोनों देशों के रूप एक दूसरे को लेकर भरोसा रहे, इसके लिए वार्ताएं आयोजित की जाती हैं, और इन्हें बोला जाता है सीबीएम वार्ताएं। ये भी भारत और चीन का एक सहयोग के रूप में देखा जाता है। अभी हमने देखा कि
लद्दाख वाले क्षेत्र में एक क्लैशेस हुए, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं साथ में कि बहुत बड़े लेवल पे क्लैशेस में तब्दील ना हो जाए, उससे पहले ही कूटनीतिक वार्ताओं का दौर प्रारंभ हो जाता है और भारत और चीन सहयोग करने के लिए इच्छुक नजर आते हैं और काफी हद तक इस समस्या से इतने कम समय में, लगभग 1 महीने के समय में ही इस समस्या से निजात पाने की ओर अग्रसर होने लगते हैं और सैनिकों की वापसी होने लगती है। ये सारे उदाहरण भारत और चीन के बीच में सहयोग के। हमने ये भी देखा कि भारत और चीन के बीच में लगभग 89 बिलियन डॉलर का, 89 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। ये अपने आप में एक बहुत अच्छे आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। भारत और चीन के बीच में बुद्ध धर्म के माध्यम से एक अच्छे सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं। भारत की बॉलीवुड को, भारत की जो सिनेमा है उसका प्रसार चीन में होता है। इस प्रकार एक सांस्कृतिक संबंधों का एक अच्छा दौर भारत और चीन के बीच में देखा जाता है। पूरे नट शेल में अगर एक निष्कर्ष के रूप में मैं बोलूं तो हाँ, भारत और चीन के बीच में समस्या है, लेकिन समस्या है उनके समाधान भी हैं और भारत और चीन उन दोनों समस्याओं पर समाधान करने की ओर अग्रसर हैं। और साथ ही बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जहां पर भारत और चीन के बीच में मजबूत रिश्ते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भविष्य दोनों के रिश्तों का सकारात्मक है। और अगर भारत और चीन दोनों मिल जाएं, दोनों ही बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाएं, बहुत तेजी से बढ़ने वाली एक ऐसे देश हैं जिनका अंतर्राष्ट्रीय पटल पर महत्व बढ़ गया है। अगर दोनों देश एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगामी 21वीं सदी में एशिया का परचम लहराएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत और चीन संबंध कुछ समस्याओं के बावजूद भी एक अच्छे दौर से गुजर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको भारत और चीन संबंध पर ये क्लास अच्छी लगी होगी। और आपको इसके अलावा कोई डाउट्स होते हैं आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और जो बच्चे ने प्लस कोर्स ज्वाइन नहीं किया अभी तक, वो प्लस कोर्स ज्वाइन कर लें। और उसके लिए हमने बताया बंसर 10 कोड का आप इस्तेमाल करें। ये बंसर 10 कोड, इस बंसर 10 कोड का प्रयोग करें और BANSAL 10 बंसल 10 कोड का आप इस्तेमाल करें। इससे आपको डिस्काउंट मिलेगा, हमसे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। आप गाइड करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो बच्चे हमें जानते हैं पहले से, उन्हें पता है उनके सर बच्चों पे कितनी मेहनत करते हैं। और आप हमसे जुड़ेंगे, डेफिनेटली हम आपके साथ में मेहनत करेंगे। और हम जो हमारा एक साझा लक्ष्य है IAS की परीक्षा में अच्छी रैंक लेकर आना, उस लक्ष्य की ओर हम दोनों अग्रसर हो सकेंगे। तो आप बंसल 10 कोड का यूज़ करें, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। इसके अलावा हम आपसे दूसरे लेक्चर के साथ में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।